दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम बात करेंगे E20 पेट्रोल के बारे में कि E20 की रियल कंट्रोवर्सी क्या है, इसका असली खेल क्या है, माइलेज, इंजन डैमेज और फ्यूल कंटामिनेशन की पूरी कहानी क्या है, इस के एंड तक आपको सब पता चलेगा। E20 का पेट्रोल सच क्या है, आपकी कार को नुकसान या इंडिया का एनर्जी मास्टर स्ट्रोक। E20 पेट्रोल पर इतना बवाल क्यों है, सरकार, कार कंपनीज और कस्टमर्स के बीच असली विवाद, 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल, फायदा किसका, नुकसान किसका, ये पूरी रियलिटी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके डेली रूटीन से। आप सपोज कीजिए पेट्रोल भरवाने जाते हैं, 2000 को पेट्रोल डलवाते हैं और आपको लगता है कि आपने पेट्रोल ही खरीदा है। भारत में पेट्रोल का नाम सिर्फ पेट्रोल नहीं रहा है, अब बात हो रही है भाई E20 की, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल की। अब गवर्नमेंट तो कहती है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा कदम है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे, किसानों का फायदा होगा और एमिशंस घटाने में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ व्हीकल ऑनर्स कह रहे हैं कि भाई माइलेज कम हो रही है, पुरानी गाड़ियों को लेकर अनसर्टेनिटी है और अब तो फ्यूल कंटामिनेशन को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी काफी ज्यादा चिंताएं सामने आ रही हैं और यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि जो E20 की कंट्रोवर्सी है, ये असली सवाल सिर्फ ये नहीं है E20 अच्छा है या खराब, असली सवाल ये है ये जो चेंज आ रहा है इसकी कीमत कौन चुका रहा है, सरकार, ऑयल कंपनीज, कार मैन्युफैक्चरर या फिर आखिर में एक आम आदमी। अब हम किसी भी पॉलिटिकल साइड की तरफ देखें तो पूरा मामला आखिर है क्या, भारत ने इसे क्यों अपनाया, माइलेज में कितनी गिरावट है और क्या पुरानी कार का इंजन खराब हो जाएगा, E20 से पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट कि 2026 में E20 कंट्रोवर्सी अचानक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम देर ना करते हुए। पहले सबसे बेसिक बात ये कि E20 का मतलब है कि उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल का ब्लेंड होगा। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है जिसे अलग अलग एग्रीकल्चर फीड स्टॉक से बनाया जाता है, जैसे शुगर केन, मेज और कुछ बायोमास फीड स्टॉक से। इंडिया ने कुछ सालों में इथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ाया है। 2013 से 14 में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग 1.5% से भी कम थी, लेकिन E10 आया और 2025-26 तक 20% ब्लेंडिंग के टारगेट तक पहुंचाए गए। यानी सरकार अपने ओरिजिनल 2030 टारगेट के करीब 5 साल पहले E20 माइलस्टोन तक पहुंच ही गई है भाई। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि E20 का मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी में 20% कम पेट्रोल है और बाकी कोई और बेकार लिक्विड डाल दिया गया है। इथेनॉल खुद में एक फ्यूल है, लेकिन इथेनॉल की जो एनर्जी है वो कंटेंट पेट्रोल से कम होती है। तो यही वजह है कि जो E20 में जो फ्यूल इकोनॉमी है उस पर ज्यादा असर पड़ सकता है और ये कंज्यूमर की पहली चिंता शुरू होती है भाई। सबसे पहले तो अगर माइलेज कम हुई तो उसके लिए क्या फायदा होगा। अब बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट E20 पेट्रोल को क्यों चाहती है। अब गवर्नमेंट का पॉइंट समझते हैं। इंडिया जो है वो दुनिया के बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर में से एक है। हम जितना ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं उतना ज्यादा पैसा इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में जाता है। तो गवर्नमेंट की जो सोच है ये सिंपल है, अगर पेट्रोल में डोमेस्टिक इथेनॉल का हिस्सा बढ़ेगा तो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल का एक हिस्सा डोमेस्टिक बायोफ्यूल से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए क्रूड ऑयल सब्स्टिट्यूशन और फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स हुई है। अब गवर्नमेंट ने 2026 में बताया है कि प्रोग्राम के तहत जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है 2013 से 14 के 5.5% से कम स्तर से बढ़कर 2025-26 में 20% हो गई है और इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफी बढ़ गई है। अब इसके पीछे एक और बड़ा स्टेक होल्डर है, बताती हूँ क्या है, फार्मर्स और इथेनॉल इंडस्ट्री। क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर फीड स्टॉक्स की डिमांड पड़ती है। यानी गवर्नमेंट के हिसाब से E20 सिर्फ पेट्रोल की कहानी नहीं, ये एक पूरा इकोनॉमिक चेन है। और गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि इससे इंपोर्टेड क्रूड पर डिपेंडेंस कम करने, फार्मर्स को मार्केट देने और डोमेस्टिक एनर्जी इकोसिस्टम मजबूत करने में भाई बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि जब ये इतना सब कुछ है तो फिर ये विवाद क्यों हो रहा है, मतलब इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। तो चलिए मैं बताती हूँ। अब ये कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया से शुरू हुई है। अब सोशल मीडिया पर E20 को लेकर ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही हुआ है कि भाई लोगों ने कहा है कि मेरी गाड़ी पहले 18 किलोमीटर पर आर देती थी, अब कम दे रही है। किसी ने कहा E20 से इंजन ही खराब हो जाएगा, किसी ने कहा पुरानी गाड़ी E20 के लिए बनी ही नहीं है। और कुछ पोस्ट में तो ये भी क्लेम किया गया है कि लाखों या करोड़ों व्हीकल्स बेकार हो जाएंगे। लेकिन हमें यह इमोशन नहीं दिखाना, एविडेंस देखना है। तो सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि कुछ पुराने व्हीकल्स, खासकर E10 के लिए डिजाइंड व्हीकल्स E20 पर लगभग 3 से 5% फ्यूल इकोनॉमी रिडक्शन देख सकते हैं। इट मींस कि माइलेज बिल्कुल नहीं घटेगी, कहानी सही नहीं है, लेकिन E20 डालते ही 20 से 30% माइलेज गायब हो जाएगी, कहना भी सही नहीं है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इथेनॉल की जो एनर्जी है वो डेंसिटी पेट्रोल से कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियल वर्ल्ड माइलेज एग्जैक्टली उतनी ही परसेंटेज से गिरती है। रियल वर्ल्ड माइलेज पर ड्राइविंग स्टाइल, टायर प्रेशर, सर्विसिंग, ट्रैप और AC यूसेज जैसे फैक्टर्स भी असर डालते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी इसी डिस्टिंक्शन पर जोर दिया है।
अब सबसे डरावना सवाल जो है वो ये है कि क्या E20 आपकी पुरानी कार या बाइक का इंजन खराब कर देगी? गवर्नमेंट का जो करंट पोजीशन है कि E20 से वाइड स्प्रेड ई इंजन फेलियर का एविडेंस अभी नहीं मिला है, पर E20 को एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद रोल आउट किया गया है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि जुलाई 2026 में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि कुछ पुराने Tier 3 व्हीकल्स, खासकर 2016 से पहले के कुछ व्हीकल्स E20 इस्तेमाल करने पर कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट्स के रिप्लेसमेंट की जरूरत महसूस कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से हेडलाइन क्या होगी कि हमारी पुरानी गाड़ी E20 से खराब हो जाएगी? जी नहीं, पुरानी गाड़ियों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता। यह भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। व्हीकल्स की एज, फ्यूल सिस्टम मटेरियल, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस और व्हीकल की E20 कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। इसलिए अगर आपके पास पुरानी कार या बाइक है तो सबसे सही तरीका है कि आप अपने एग्जैक्ट मॉडल की मैन्युफैक्चर कंपैटिबिलिटी इंफॉर्मेशन को देखें। अब E20 के बाद में ना एक और बात सामने आ रही है कि 30% माइलेज वाली बात कहाँ से आ गई है अब ये? अब एक वायरल क्लेम समझते हैं। कई जगह ये बोला गया है कि E20 से माइलेज 30% गिर जाएगी। मतलब यहाँ एक बड़ा मैथमेटिकल कंफ्यूजन है। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से काफी कम है। गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन ने भी बताया है कि लगभग 30% वाला फिगर एथेनॉल की लोअर कैलोरीफिक वैल्यू से जुड़ा है। ये सीधे E20 व्हीकल की रियल वर्ल्ड माइलेज लॉस नहीं है। मतलब अगर कोई कहता है आपसे कि इथेनॉल में एनर्जी कम है इसलिए E20 से आपकी माइलेज 30% कम हो, तो उसने दो अलग अलग चीजों को जोड़ दिया है भाई। फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी और एक्चुअल व्हीकल माइलेज लॉस एक चीज नहीं है। और करंट गवर्नमेंट एस्टिमेट कुछ पुराने व्हीकल्स के लिए करीब 3 से 5% फ्यूल इकोनॉमी रिडक्शन की बात कर रहा है। अब सोचिए, अगर आपकी कार पहले 15 किलोमीटर पर आवर देती थी, 5% थ्योरेटिकल रिडक्शन के आसपास होने पर ये करीब 14.25 किलोमीटर पर लीटर हो सकती है, यानी फर्क है। लेकिन 15 से 10 किलोमीटर पर लीटर होना ये एक अलग ही कहानी है भाई। इस E20 डिस्कशन में जो नंबर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बिना इस्तेमाल करना बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। लेकिन अगर माइलेज कम है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं है? अब ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। अब कंज्यूमर का जो सबसे बड़ा लॉजिक सवाल है वो यही है कि अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल और इथेनॉल डोमेस्टिक सोर्स से आता है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं है? पेट्रोल का रिटेल प्राइस सिर्फ रॉ फ्यूल की कॉस्ट से तय नहीं होता, इसमें टैक्स, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डीलर मार्जिन, प्राइसिंग स्ट्रक्चर और दूसरे कंपोनेंट्स भी आते हैं। इथेनॉल की प्रोसीजरमेंट प्राइस भी पॉलिसी के तहत ही तय होती है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने 2025 में बोला था कि इथेनॉल सप्लाई 24-25 में इथेनॉल की एवरेज प्रोसीजरमेंट कॉस्ट 71.32 प्रति लीटर थी, इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड GST। लेकिन ये फॉर्मूला इथेनॉल सस्ता है, E20 पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, इतना सिंपल भाई ये नहीं है। लेकिन कंज्यूमर का दूसरा सवाल भी वैलिड है। अगर E20 से फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम होती है तो कंज्यूमर की इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट पर इसका क्या असर पड़ता है? ये वही जगह है जहां सिर्फ देश का फायदा और कंज्यूमर का फायदा एक ही चीज नहीं रह जाती भाई। E20 के फायदे भी हैं और उन्हें छिपाना भी गलत होगा। अब अगर हम सिर्फ कंट्रोवर्सी दिखाएंगे तो एनालिसिस अधूरा होगा भाई। इथेनॉल का एक फायदा है कि उसका हाई ऑक्टेन रेटिंग। सरकार डेटा के अनुसार इथेनॉल का रिसर्च ऑक्टेन नंबर लगभग 108.5 है, जबकि कन्वेंशनल पेट्रोल का रेफरेंस फिगर इससे काफी कम है। E20 मॉडर्न इंजन में इफेक्टिव ऑक्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बेहतर कर सकता है। इथेनॉल ऑक्सीजनेटेड फ्यूल भी है, इसलिए कंबशन कैरेक्टराइज अलग होती है। और सबसे बड़ा पॉलिसी आर्गुमेंट है कि एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपना ट्रांसपोर्ट एनर्जी जरूरतों के लिए इंपोर्टेड क्रूड पर निर्भर करता है, लेकिन अगर डोमेस्टिक इथेनॉल पेट्रोल के कुछ हिस्से को रिप्लेस करता है तो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट क्रूड रिक्वायरमेंट का कुछ हिस्सा कम किया जा सकता है। इट मींस कि गवर्नमेंट के अनुसार इथेनॉल प्रोग्राम ने सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल सब्स्टिट्यूशन और फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स में अपना योगदान दिया है। इसलिए E20 को सिर्फ नुकसान कहना भी अनफेयर होगा। असली क्वेश्चन ये है कि बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट का। अब आते हैं भाई E20 कंट्रोवर्सी के सबसे नए और सीरियस चैप्टर पर, फ्यूल कंटामिनेशन। अगस्त 2026 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इंटरनल कम्युनिकेशन की रिपोर्ट की। इसके मुताबिक मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे जुड़े इंटरनल डिस्कशन में E20 फ्यूल सैंपल्स में क्लोराइड और मॉइस्चर कंटामिनेशन को लेकर काफी ज्यादा चिंता सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री ने 250 से ज्यादा सैंपल्स बहुत सारे स्टेट्स में टेस्ट किए थे और कुछ सैंपल्स में गवर्नमेंट लिमिट से काफी ज्यादा क्लोराइड और मॉइस्चर लेवल पाए गए। यानी सिर्फ E20 अच्छा है या खराब से बदलकर E20 क्वालिटी कंट्रोल की जो व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है ये देखा जा रहा है, क्योंकि कंटामिनेशन और इथेनॉल इटसेल्फ दो अलग इश्यूज हैं। अगर फ्यूल में
प्रॉब्लमैटिक क्लोराइड या एक्सेसिव मॉइस्चर है, तो समस्या इथेनॉल मॉलिक्यूल की नहीं बल्कि फ्यूल क्वालिटी और स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन चेन की भी हो सकती है। क्योंकि E20 फ्यूल को ब्लेम करने से पहले ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कंटामिनेशन आया कहाँ से है। रिफाइनरी, इथेनॉल प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन, अंडरग्राउंड स्टोरेज, टैंक, पाइपलाइन या रिटेल आउटलेट से। अब स्टोरी का भी दूसरा पहलू भी है। 7 अगस्त 2026 को स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने कहा है कि नेशन वाइड टेस्टिंग में E20 फ्यूल प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी लिमिट्स के भीतर पाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनीज ने 100 से ज्यादा रिफाइनरी पेट्रोल सैंपल्स, 80 से ज्यादा E20 टर्मिनल सैंपल्स की टेस्टिंग का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स की करीब 90,000 फ्यूल स्टेशन की जांच में वाटर इनग्रेस नहीं मिला। तो आपके सामने दो बातें हैं, एक तरफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इंटरनल डाटा में कंटामिनेशन कंसर्न्स, दूसरी तरफ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की नेशन वाइड टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है वो जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत बोल दें सरकार झूठ बोल रही है, कार कंपनी झूठ बोल रही है, क्योंकि भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को देखना जरूरी होता है। जो क्योंकि दोनों पक्ष के क्लेम्स हैं वो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसपेरेंट डाटा से वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए कंट्रोवर्सी का सबसे इंपॉर्टेंट अनरिजॉल्व क्वेश्चन यही है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि SIAM ने लेटर वापस क्यों लिया। कंटामिनेशन इतना सीरियस था तो इंडस्ट्री बॉडी SIAM ने अपना कंप्लेन वापस क्यों लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक SIAM ने 28 जुलाई को फ्यूल कंटामिनेशन कंसर्न्स उठाए थे, लेकिन बाद में लेटर उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि कुछ नंबर्स को ऑथेंटिकेशन की जरूरत थी, लेकिन के सामने आए इंटरनल कम्युनिकेशन बताते हैं कि कुछ ऑटोमेकर्स ने कंटामिनेशन पर पहले से डिस्कशंस किए थे। यानी कॉन्ट्राडिक्शन कंट्रोवर्सी और बड़ा बनाता है, क्योंकि पब्लिक को एक सिंपल आंसर चाहिए भाई कि क्या E20 फ्यूल क्वालिटी प्रॉब्लम है, अगर है तो कितनी बड़ी है, कहाँ है, किस कारण से है, और कंज्यूमर को कंपनसेशन या प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, और अगर नहीं है तो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग डाटा पब्लिक क्यों ना किया जाए। मेरी नजर में यही ट्रांसपेरेंसी का कोर इशू है भाई। E20 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, अब आप यही सोच रहे होंगे। एक और कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देते हैं। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने E20 पॉलिसी को चैलेंज करने वाली PIL आई थी। कोर्ट में कंज्यूमर चॉइस और नॉन इथेनॉल पेट्रोल की अवेलेबिलिटी जैसे मुद्दे उठाए गए थे। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को डिसमिस कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने साइंटिफिक सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। E20 पर व्हीकल के लिए परफेक्ट है। कोर्ट का काम पॉलिसी चैलेंज और लीगल इश्यूज को देखना है। साइंटिफिक कंपैटिबिलिटी का सवाल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स और एविडेंस से तय होता है। और 2026 में E20 को लेकर ट्रांसपेरेंसी और लेबलिंग से जुड़ी एक नई सुप्रीम कोर्ट पिटीशन भी सामने आई, जिसमें फ्यूल पंप्स पर इथेनॉल परसेंटेज और कंज्यूमर इंफॉर्मेशन जैसे मुद्दे उठाए गए। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई रियल कंट्रोवर्सी है क्या। अब इस पूरी कहानी को ना मैं आपको 5 पॉइंट में समझाती हूँ। नंबर 1, माइलेज। हाँ, E20 कुछ व्हीकल्स में फ्यूल इकोनॉमी कम कर सकता है। गवर्नमेंट पुराने E10 डिजाइन व्हीकल्स के लिए करीब 3 से 5% रिडक्शन की बात करती है। नंबर 2, दूसरा ओल्ड व्हीकल। हम पुरानी कार E20 से खराब हो जाएगी ये दावा अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ओल्डर BS3 व्हीकल्स में रबर पार्ट्स और गैस्केट्स रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 3, एनर्जी सिक्योरिटी। इथेनॉल ब्लेंडिंग का पॉलिसी रेशनल रियल है। इसका एम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल डिपेंडेंस कम करना और डोमेस्टिक इथेनॉल इकोसिस्टम ज्यादा इंक्रीज करना है। नंबर 4 है कंज्यूमर चॉइस। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल तो भाई यही है, अगर किसी कंज्यूमर की व्हीकल E20 कंपैटिबल नहीं है तो उसके पास अल्टरनेटिव है क्या। क्योंकि 2026 में E20 नेशन वाइड स्टैंडर्ड पेट्रोल वेरिएंट बन चुका है और लोअर ब्लेंड की वापसी की फिलहाल योजना अभी तक बताई नहीं जा रही है। अब आते हैं नंबर 5 पे, फ्यूल क्वालिटी और सबसे नया सवाल, क्या E20 रोल आउट के साथ फ्यूल कंटामिनेशन की मॉनिटरिंग इनफ है। इस बार इंडस्ट्री कंसर्न्स और ऑयल कंपनीज की एश्योरेंस दोनों सामने है और इस सवाल का सबसे अच्छा आंसर पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होगा। भाई मेरा वर्डिक्ट क्या कहता है मैं आपको बताती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या E20 विलन है। जी नहीं, E20 कोई विलन नहीं है। E20 परफेक्ट सोल्यूशन है, ये भी नहीं है। E20 के पीछे जो लेजिटिमेट है, जो इनके पीछे लेजिटिमेट इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी रीजन है, क्योंकि इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से स्केल किया है और 20% टारगेट हासिल किया है भाई। लेकिन कंज्यूमर कंसर्न्स को सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन कहकर खत्म कर देना भी सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि माइलेज इम्पैक्ट का सवाल बिल्कुल रियल है, क्योंकि जो पुराने व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी का सवाल वो रियल है। और 2026 में फ्यूल कंटामिनेशन को लेकर सामने
आई इंडस्ट्री कंसर्न्स को भी ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो सबसे बैलेंस सोल्यूशन क्या होगा? डाटा पब्लिक हो, व्हीकल वाइज कंपैटिबिलिटी इंफॉर्मेशन आसानी से मिले, फ्यूल पंप्स पर क्लियर इंफॉर्मेशन हो, इंडिपेंडेंट फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग हो, और अगर कंटामिनेशन किसी स्टेज पर मिलती है तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल तय होनी चाहिए। क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब सिर्फ कंट्री को फायदा पहुंचाना नहीं है, उस ट्रांजिशन में कंज्यूमर का भरोसा बनाए रखना भी भाई बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं और E20 देखें, सिर्फ इतना मत सोचिए कि E20 अच्छा है या खराब। एक बेहतर क्वेश्चन पूछिए, मेरी गाड़ी E20 के लिए कंपैटिबल है या नहीं। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन, क्या कंज्यूमर को इस बदलाव की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलना आसान है, पॉलिसी बदलना भी आसान है, लेकिन करोड़ों लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल होता है। ये वो मुश्किल काम है। अगर आपको इस वीडियो से E20 की असली कहानी समझ आई हो तो इस वीडियो को आप उस पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो अपनी पुरानी कार या बाइक को लेकर कंफ्यूज है और कमेंट्स में सिर्फ एक चीज बताइए, आपकी गाड़ी कौन से साल की है और E20 के बाद माइलेज में क्या फर्क पड़ा। क्योंकि हम कमेंट में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपकी कार या बाइक E20 कंपैटिबल है या नहीं, मॉडल वाइज पूरी लिस्ट लेकर आओ, तो कमेंट में लिखिए E20 चेक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सवाल पूछिए, डेटा देखिए और किसी भी वायरल क्लेम को ब्लाइंडली मत मानिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।